Bismillahirrahmanirrahim. So today we'll be starting with thermal properties of matter. This is section number 2. ये एक टॉपिक हमारा थोड़ा सा रहता था तो आई थॉट कि हम लोग पहले ये कर लेते हैं. The first thing that we study is internal energy, guys. Internal energy. What is energy? ठीक है. याद रखें every body in the universe, every object in the universe has some kind of internal energy. ठीक है. अब वो क्या है? If it's moving, तो that is kinetic energy. And the forces of attraction, that is potential energy. You know that, right? Up internal energy की definition, if they were ask you, that's going to be the sum of randomly, this word is very important, randomly distributed kinetic energy and potential energy of the substance is called internal energy. ठीक है. इंटरनल एनर्जी. अब इधर मेन वर्ड्स क्या है गाइस? रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी. ठीक है. अच्छा, इसको थर्मल एनर्जी भी कहते हैं. बाय द वे आप लोग याद रखिएगा, दोनों चीज़ें हमारे लिए चलती हैं. इट्स ऑल्सो कॉल्ड थर्मल एनर्जी भी हो सकती है हमारे पास, थर्मल एनर्जी ऑफ अ बॉडी. ये नोट कर लें. नाउ वेयर डज दिस रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड काइनेटिक एनर्जी कम फ्रॉम? याद रखें, जो हमारे पास एटम्स होते हैं, एटम्स दे आर ऑलवेज मूविंग. एटम्स आर ऑलवेज मूविंग. सो इफ समथिंग मूव्स इट हैज स्पीड, राइट? एंड गाइस, स्पीड से हमारे पास क्या आता है? काइनेटिक एनर्जी. कैसे? काइनेटिक एनर्जी इज 1/2 mv², स्पीड वेलोसिटी. ओके. सो ये जो v स्क्वायर है गाइस दिए, सही हो गया. So that is why चूंकि atoms are always moving, and if they're moving it means they have speed, and if they have speed that means कि they have kinetic energy. Now where does this potential energy come from? Potential energy जो आप लोगों ने सबने केमिस्ट्री में पढ़ा है, जो आपके पास फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, जो आपके पास फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है उनकी वजह से देयर एग्जिस्ट पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन मॉलिक्यूल्स, एटम्स. सही है. डिपेंडिंग आपके पास क्या है, सब्सटेंस है, अगर एलिमेंट है तो इट्स गोना बी एटम्स, एंड अगर आपके पास कोई कंपाउंड है तो इट्स गोना बी मॉलिक्यूल्स एंड स्टफ. तो देयर इज फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, सो दैट इज व्हाई देयर इज पोटेंशियल एनर्जी एज वेल. नाउ व्हाट हैपन्स टू इंटरनल एनर्जी? ये बड़ी चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि when we heat a substance. अच्छा, जब हमने हीट अप किया तो क्या होगा गाइस? हमारे पास क्या होगा? टेम्परेचर इज गना इंक्रीज. अच्छा, जब हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो व्हाट हैपन्स? आर पार्टिकल्स स्टार्ट मूविंग फास्टर. पार्टिकल्स मूव फास्टर. Now, if they move faster, what is happening? जी, हमारे पास क्या हो रहा है? The average kinetic energy is increasing. सही है. हमारे पास जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है. नाउ दिस इज फॉर व्हेन द टेम्परेचर इज चेंजिंग. याद रखें, नेक्स्ट में हमारे पास होता है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज आइदर मेल्टिंग और बॉइलिंग. अच्छा, इसके लिए याद रखें, वाइस वर्सा लिख दिया करें. ठीक है, कि अगर आपके पास टेम्परेचर फॉल होगा तो उल्टा होगा, तो पार्टिकल्स विल मूव स्लोअर एंड द एवरेज काइनेटिक एनर्जी विल डिक्रीज. ठीक हो गया. अब गैस, हमारे पास जो मेल्टिंग और बॉइलिंग का है, इसमें आप लोगों ने याद रखना है. ठीक है. क्या याद रखना है आप लोगों ने? कि अच्छा, मुझे बताएं, व्हाट इज द प्रॉपर्टी, हाउ डू वी नो समथिंग इज आइदर मेल्टिंग और बॉइलिंग अदर देन व्हाट इज हैपनिंग फिजिकली? एक चीज होती है जो हमें नजर नहीं आती, बट क्या होता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग के दौरान? देयर इज समथिंग हैपनिंग. व्हाट इज दैट? नो.
आर टेम्परेचर इज कांस्टेंट, याद रखें दोनों केसेस में टेम्परेचर is constant. So now if the temperature is constant, तो हमारे पास क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं होगी. Now what will happen over here? Our potential energy increases. Our potential energy increases. Why does it increase? अच्छा, for the new students याद रखें, whenever I make an upward arrow it means increase, downward arrow is decrease, and such an arrow represents constant. ठीक है, कि हमारे पास जो भी है ये क्या है? ये कांस्टेंट है. इज दैट क्लियर? सो वेन एवर वी आर, हमारे पास मेल्टिंग या बॉइलिंग हो रही होती है, आर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस. व्हाई डज इट इंक्रीजेस? क्योंकि द पार्टिकल्स मूव फर्दर अपार्ट. तो जितना एक दूसरे से दूर जाते हैं हमारे पास क्या होती है? बीच में पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है. तो अब मुझे बताएं गाइस, गैस, सॉलिड, लिक्विड में पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होती है? गैस, सॉलिड, लिक्विड, सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी किसकी होगी? विच वन विल हैव, बताएं. करेक्ट. गैस की हमारे पास सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा. और सबसे ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि द पार्टिकल्स आर फर्देस्ट, सबसे ज्यादा दूर होते हैं. अब मुझे बताएं, गैस, सॉलिड, लिक्विड, अगेन ये हम काइनेटिक एनर्जी की बात कर, अच्छा इधर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, याद रखें ये पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है. अब अगर गैस मैं आपको फिर कहूं, मेरे पास गैस है, सॉलिड है और लिक्विड है, मुझे बताएं काइनेटिक एनर्जी किसकी सबसे ज्यादा होती है? जी, काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होगी? गैस की. करेक्ट. काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा, डबल एरो मीन सबसे ज्यादा, ओके. कंपैरेटिव में हम लोग लिखते होते हैं. फिर लिक्विड की उससे कम, सॉलिड सी उसकी कम, ओके. वाई फास्टेस्ट मूविंग पार्टिकल्स. सो इफ गैस हैज द हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी हाईएस्ट है और इसकी काइनेटिक एनर्जी भी हाईएस्ट है, तो व्हाट विल बी इट्स इंटरनल एनर्जी? सही है. इंटरनल एनर्जी क्या होगी? इंटरनल एनर्जी क्या होती है हमारे पास? इंटरनल इज इक्वल टू पोटेंशियल प्लस काइनेटिक. सो अगर ये दोनों हमारे पास मैक्सिमम है, मतलब सबसे ज्यादा है, तो हमारे पास इंटरनल एनर्जी भी सबसे ज्यादा होगी, वो होगी गैस की. ठीक है. सो गैस विल हैव द मैक्सिमम इंटरनल एनर्जी. मैक्सिमम नहीं, हाईएस्ट कह सकते हैं, मैक्सिमम तो अलग अलग होगा. बट अमंगस्ट सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस हमारे पास हाईएस्ट है. इज दिस क्लियर? ये चीज क्लियर हुई है? ओके. नेक्स्ट, नेक्स्ट वी हैव हीट कैपेसिटी. हीट कैपेसिटी हमारे पास क्या होती है? बेसिक वर्ड्स, एनर्जी needed to raise temperature of a body by 1 डिग्री सेल्सियस. ठीक हो गया? लिख लें. Heat capacity is the energy needed to raise the temperature of a body. Remember, when I write body, this is a general term. This is a general term. I do not mean a specific body. I do not mean any amount of mass. ठीक है, कोई भी हमारे पास हो, मतलब इन केस, मतलब अगर मैं लूं तो अब्दुल्ला इज लाइक अ बॉडी ओवर हेयर. ठीक है. अब अब्दुल्ला का टेम्परेचर 37.5 से 38.5 करने पे मुझे कितनी एनर्जी लगेगी? दैट इज माई स्पेसिफिक कैपेसिटी. ठीक है. हीट कैपेसिटी, सॉरी, नॉट स्पेसिफिक कैपेसिटी. इट्स आइदर कॉल्ड थर्मल कैपेसिटी, याद रखें इसके दो नाम है बाय द वे. इट्स आइदर कॉल्ड हीट कैपेसिटी, इट्स आइदर कॉल्ड थर्मल कैपेसिटी. ये हमारे पास जनरल फॉर्म होगी.
इसका जो यूनिट होता है मेरे पास, नहीं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये नहीं है, हम आगे पढ़ेंगे। इट्स गोना बी जाउल पर सेल्सियस, ठीक है। जाउल पर सेल्सियस हमारे पास इसका यूनिट होता है, मतलब हाउ मच एनर्जी डू आई नीड पर यूनिट सेल्सियस, ठीक है। कि मुझे कितनी एनर्जी चाहिए 1 सेल्सियस इंक्रीज करने में। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर किडोज? अंडरस्टूड? Perfect. Now the formula that we have is Q is equal to C delta T. सही हो गया? Q, अच्छा आपके टीचर्स ने आपको इधर ऐसे लिखवाया होगा या ऐसे लिखवाया होगा, E इज इक्वल टू सी डेल्टा टी। ठीक है, कुछ ने Q लगाया होगा, किसी ने इस E लिखा होगा। Q इज बेसिकली थर्मल एनर्जी के लिए हम लोग यूज करते होते हैं, थर्मल एनर्जी। हाउएवर ई भी हमारे पास एनी काइंड ऑफ एनर्जी के लिए यूज होता है, तो इट्स बेसिकली द सेम थिंग। सो आपकी टीचर ने अगर आपको ऊपर वाला क्यू से फॉर्मूला लिखवाया हुआ है, ई से लिखवाया हुआ है, इट्स द सेम थिंग, देयर इज नो डिफरेंस। मुझे हर साल स्टूडेंट कहते हैं सर हमारी टीचर ने हमें ई की जगह क्यू लिखवाया है, क्यू की जगह पे ई लिखा है। डज नॉट रियली मैटर, ओके। व्हाट मैटर्स इज कि आपके पास आगे फॉर्मूला सेम हो, ओके। अच्छा, थर्मल एनर्जी ये भी जाउल्स में होगा, ये भी जाउल में होगा। सी हमारे पास होता है हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी इसका यूनिट होता है जाउल पर सेल्सियस। एंड डेल्टा टी इज बेसिकली चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर हमारे पास क्या होगा, सेल्सियस हो गया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला नोट डाउन कर ले। व्हाट आई एम गोना बी यूजिंग थ्रू आउट वाइल टीचिंग यू गाइस इज गोना बी क्यू। वैसे कभी कभार मैं भी ई लिख देता होता हूँ, बट इट्स यूजली क्यू। So heat capacity, a thermal capacity, is the energy needed to raise the temperature of a substance by 1 degree. Now let's suppose I have two objects. This is object number A. This is object number B. Object number A needs a total of 2000 joules to increase its temperature by 1 degree. Okay, 2000 joules में मेरे पास कितनी इंक्रीज आया है, 1 डिग्री का। ऑब्जेक्ट नंबर बी को गैस मैंने दिया 3000 joules और इसमें इंक्रीज आया 2 डिग्री सेल्सियस का। माई क्वेश्चन इज विच बॉडी has a higher heat capacity? अच्छा याद रखें, इधर एक और वर्ड हायर इज द करेक्ट, मतलब इट्स नॉट रॉन्ग, बट एक्चुअली हम लोग लार्जर वर्ड इस्तेमाल करते होते हैं, ठीक है। विच बॉडी हैज अ लार्जर हीट कैपेसिटी, हायर भी ठीक है, बट द प्रॉपर इज गन बी लार्जर। बताएं शाहजैन, you have to be active guys, I need answers jaldi jaldi। You say B, why do you say B, and why do you kiddos, why do you say A? Any explanation? फॉर्मूला यूज करते हैं, दोनों को देख लेते हैं, सही है। सी डेल्टा टी, एनर्जी कितनी थी गाइस, 2000। 2000 इज इक्वल टू सी इंटू 1, चेंज इन टेम्परेचर कितना था मेरे पास, 1। तो सी इज गोना बी 2000 जाउल पर सेल्सियस। इधर पुट करते हैं Q इज इक्वल टू एम, एम में गलती से बार बार लिख देता हूँ गाइस, सी डेल्टा टी। सो 3000 is equal to C into 2. So C is equal to 1500 joule per Celsius. So guys, which will have a higher, a larger heat capacity? The answer is A. तो आपने ये नहीं देखना होता कि एनर्जी ज्यादा है या टेम्परेचर ज्यादा चेंज हो रहा है। व्हाट यू आर एक्चुअली लुकिंग एट इज द आंसर, द क्वांटिटेटिव आंसर। आप लोगों ने याद रखें, इसको निकालना है, देख के भी समझ आ जाता है, हम थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ आ जाएगी, बट मेक श्योर दैट यू ऑलवेज लुक एट इट, ओके। अब इसका मैं एक एग्जांपल आप लोग इस तरीके से दे सकता हूँ guys, मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। ये 2 kg का है, अच्छा नहीं 2 kg या 4 kg छोड़ देते हैं, मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों को मैंने सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी दी, मैंने दोनों को 2000 जाउल्स दिया। या मेरे पास चेंज इन टेम्परेचर आया 5 डिग्री का, या मेरे पास चेंज इन टेम्परेचर आया 7 डिग्री का, 7 छोड़ दें, 8 डिग्रीज का। मुझे बताएं लार्जर, दिस इज ए दिस इज बी, लार्जर हीट कैपेसिटी किसकी है, हीट कैपेसिटी। अब्दुल्ला व्हाई डू यू से ए?
बताएं। तो आर लार्जर हीट कैपेसिटी किसकी होगी हमारे पास? करेक्ट, ए इज द आंसर। अगेन गाइस, देख के इट इज इजी, ऑफ कोर्स 2000 जॉल्स है। 2000 जॉल्स में इसकी इंक्रीज सिर्फ 5 आया, इधर इंक्रीज 8 आया, तो जिधर ज़्यादा इंक्रीज आया उसका मतलब यही है कि वहाँ की हीट कैपेसिटी हमारे पास कम है। बट इधर गाइस मेन चीज़ क्या है, ये तो हमें चाहिए, मैथमेटिकली आपको प्रूफ करना आना चाहिए। इसको मैं एग्जांपल इधर करता हूँ, ठीक है? इसका एग्जांपल मैं इधर कर लेता हूँ। देखें, Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, और इधर का मैं एग्जांपल इधर कर लेता हूँ। Q इज इक्वल टू सी डेल्टा टी, एम नहीं डालना, ठीक है? दोनों की मैं वैल्यूज पुट करूंगा। 2000 इज इक्वल टू सी इंटू 5, यहाँ मैं पुट करूंगा 2000 इज इक्वल टू सी इंटू 8। यहाँ गाइज मेरे पास आंसर आएगा 400 जाउल पर सेल्सियस। यहाँ मेरे पास आंसर आएगा 2000 डिवाइड बाई 8 का क्या आंसर आता है? आई बिलीव 250, if I'm not wrong, 250 joule per Celsius. So object A needs 400 joules of energy to produce 1 Celsius change, okay? And 250, object B requires 250 joules of energy to produce a Celsius difference, okay? तो of course हमारे पास higher heat capacity किसकी होगी? The answer is going to be A. If they ask why, तो you can write object A if they ask why, okay? तो यह हमारे पास आंसर आएगा, ऑब्जेक्ट ए requires 400 joule of energy to increase temp by 1 degree Celsius, whereas object B requires 250 joules of energy to increase its temp by 1 degree Celsius. इधर लिखें, object A requires 400 joules of energy to increase temperature by 1 degree, whereas object B requires 250 joules of energy to increase its temperature by only heat capacity and temperature. यप, इधर जो अब्दुल्ला ने बात की है गाइस कि हीट कैपेसिटी एंड टेम्परेचर आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, बट व्हेन आर दे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ये याद रखें। दे आर ओनली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल व्हेन आर एनर्जी इज कांस्टेंट। एनर्जी इज कांस्टेंट का क्या मतलब है कि यहाँ मेरे पास जो वैल्यू है वो इट्स गोना बी द सेम, सो देन इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब इफ बोथ ऑफ देम हैव बीन गिवन द सेम अमाउंट, जैसे इस क्वेश्चन में सेम अमाउंट था, तब यू कैन यूज दिस, यू कैन यूज दिस प्रोपोर्शनैलिटी। यू कैन नॉट यूज दिस प्रोपोर्शनैलिटी इन दिस केस, ओके? हाँ, इस केस में वैसे अगर आप अभी यूज करेंगे तो आंसर ठीक आएगा, बट हमेशा नहीं आएगा। इफ द सिनेरियो चेंजेस तो आंसर हमारे पास डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है? इधर गाइस एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात भी लिख लें। टू ऑब्जेक्ट्स मेड from the same material but which but different masses will have different heat capacities, ठीक है?
अगर हमारे पास मटेरियल सेम है बट डिफरेंट मासेस, तो दे विल हैव डिफरेंट हीट कैपेसिटीज। लेकिन 2 kg का मेरे पास स्टील का ऑब्जेक्ट और एक मेरे पास 25 kg का स्टील है, ठीक है, बोथ ऑफ देम विल हैव डिफरेंट हीट कैपेसिटीज। एंड व्हाई डू आई से दिस, क्योंकि अभी जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे उसमें हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जब पढ़ते हैं तो वो हमारे लिए दोनों के पास सेम होती है। ये लिख लें। अभी तक इज दिस क्लियर? अभी तक हमने जितना किया सारा क्लियर हो गया? क्लेरो क्लेरो क्लेरो। चले आगे चलते हैं। नाउ विल स्टडी अबाउट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक specific heat capacity. This is energy needed to raise the temperature of 1 kg of an object by 1 degree। यहाँ दो कौन से मेन वर्ड्स है, वो 1 किलोग्राम एंड 1 डिग्री। एंड यहाँ हमारे पास याद रखें Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। ये हमारे पास फॉर्मूला है। Q इज आर थर्मल एनर्जी, M is our mass, C is our specific heat capacity, and delta T is change in temperature. Thermal energy joule, mass is kilogram. Let me change the color so that the confusion now. Thermal energy is joule, mass is kilogram, specific heat capacity आपका होता है joule per kg Celsius, and change in temperature is Celsius. Note this down. अच्छा, नेक्स्ट याद रखिए ना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में हमारे पास दो कंडीशंस हैं। कंडीशन नंबर 1 है हमारे पास 1 किलोग्राम भी हो और 1 सेल्सियस भी हो। देखिए, हीट कैपेसिटी की हमारी कंडीशन थी ओनली 1 सेल्सियस। डिड नॉट मैटर कि कितना हमारे पास वो किलोग्राम है, वो ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है, वो ऑब्जेक्ट कितना छोटा है, दैट डिड नॉट मैटर। व्हाट मैटर्ड वाज ओनली 1 सेल्सियस। ये मैं हीट कैपेसिटी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, हीट कैपेसिटी में हमारे पास सिर्फ क्या होता था, 1 सेल्सियस होता था। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में हमारे पास 1 किलोग्राम की भी कंडीशन है और 1 डिग्री की भी कंडीशन है। एंड दिस इज द फॉर्मूला दैट वी हैव, Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। अब कुछ बातें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में लिख लें। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में कुछ बातें। इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द मटेरियल। मेरी बात याद रखें, टाइप ऑफ द मटेरियल इज वेरी इंपॉर्टेंट, या नेचर ऑफ द मटेरियल भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है।
कि कौन सा मटेरियल यूज हो रहा है उस पे हमारे पास डिपेंड करता है कि हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, क्योंकि हर एलिमेंट की डिफरेंट होती है, ठीक है। अब ऊपर मैंने आपको एक पॉइंट लिखवाया था, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट ओवर हेयर। ऊपर मैंने पॉइंट क्या लिखवाया था कि हमारे पास जो हीट कैपेसिटी होती है दो ऑब्जेक्ट्स की, इफ दे आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल इज गोना बी डिफरेंट। बट यहां याद रखें, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स नहीं, ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ डिफरेंट objects with different masses, sorry, object with different masses made out of the same kind of material have the same made out of the same kind of material have the same objects with different masses made out of the same kind of material have the same specific heat capacity, ठीक है। Objects with different masses made out of the same kind of material have the same specific heat capacity. And last इसमें, the larger the specific heat capacity, short form, ठीक है, the more energy is needed to increase the temperature। कि जितनी हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा हमें एनर्जी चाहिए होगी टेम्परेचर चेंज के लिए। ये तीन पॉइंट्स लिखें। इज ऑल ऑफ दिस क्लियर? 100% क्लियर हो गया? बिल्कुल क्लियर हो गया? क्लियरो क्लियरो। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ज़रा फॉर्मूला के साथ। Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है गाइस, इसका मास है 20 kilograms। द चेंज इन टेम्परेचर इज 5 डिग्री। द एनर्जी गिवन टू इट वाज 2000 joules। आई want you guys to find C. What is the specific heat capacity? Specific What is the specific heat capacity? Q is equal to mc delta T। 2000, m is 20, C आपको ढूंढना है, and delta T is 5। 2000 is equal to 100, 100 ही आएगा ना, 100 into C, and C is gonna be 20 joules per kilogram Celsius। पूरा लिखना है, अच्छा। 20 joules per kilogram Celsius, पर केजी नहीं, सेल्सियस भी आएगा, ठीक है साथ।
अनदर एग्जांपल, लेट्स टेक, मेरे पास दूसरा ऑब्जेक्ट है, मास हम लोगों ने फाइंड करना है। क्यू मेरे पास 2000 है, 2000 हमारे पास कैलकुलेशंस के लिए आसान रहता है, इसलिए आई ऑलवेज यूज दैट। डेल्टा टी इज ओनली 0.5 and C is our specific heat capacity is 400 joules per kilogram Celsius. This is temperature, degree Celsius, and this is joule. I want you guys to find the mass. What is the mass? Again, Q is equal to mc delta T, 2000. Mass हमने find करना है, C is 400, change in temperature is 0.5. तो हमारे पास हो जाएगा 2000 is equal to 200 m, and m is equal to 110 kilograms। ठीक है। मैं आपको वही बताता हूँ। अगर गाइस वो आपको कभी रेंज का कहते हैं, रेंजेस नहीं होता, वो अगर वो आपको कहते हैं इट इंक्रीजेस फ्रॉम 5 डिग्री सेल्सियस टू 9 डिग्री सेल्सियस, जो एग्जांपल अब्दुल्ला ने दी है, तो यहाँ याद रखें, यू नाइदर यूज 5, यू नाइदर यूज 9। आप क्या यूज करते हैं, आप चेंज इन टेम्परेचर यूज करते हैं, विच इज गोना बी टेम्परेचर फाइनल माइनस टेम्परेचर इनिशियल। ठीक है, ऐसे लिखें तो बच्चों कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं कहता हूँ बस जितना डिफरेंस आ रहा है बड़े को छोटे से माइनस कर दें, 9 - 5 विच इज 4 डिग्री। ठीक है, तो 4 डिग्री हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर होगा। अब एक चीज़ याद रखें, दिस थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्टूडेंट समटाइम्स कंफ्यूज एज वेल। मैं 5 डिग्री से अगर 9 डिग्री पे जा रहा हूँ, एक सेकंड, आई बिलीव मेरी पेन की चार्जिंग ख़त्म हो गई, अब चार्जिंग ख़त्म हो गई। खैर, इट्स जस्ट गोना टेक 2 to 3 मिनट्स। आप लोग मुझे तब तक बताएं गैस, क्या अपडेट्स हैं, क्या चल रहा है कुछ। बाकी सब्जेक्ट्स, फिजिक्स तो आई एम प्रीटी श्योर अच्छा हो रहा है आप सबको का। अच्छा, अभी तक तो सही चल रहा है, आगे भी सही चलेगा। आज मज़ा आया गैस, सब कुछ क्लियर है अभी तक? शाहजैन, इज एवरीथिंग क्लियर टू यू? ए टू जी? क्लियर हो, क्लियर हो? शिरीन, महिरा? शिरीन क्लास में नहीं है। तो हमारे पास गैस क्या हुआ, इफ इट गोज फ्रॉम 5 डिग्री टू 9 डिग्री, देखिए मेरे पास टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है ना, तो इंक्रीज इन टेम्परेचर का मतलब है एनर्जी हैज बीन एब्जॉर्ब्ड। ये क्या कर रहा है, ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, इट्स टेकिंग द एनर्जी इन। द अदर केस इज इफ इट गोज फ्रॉम 9 डिग्री टू 5 डिग्री, तो यहां मेरे पास क्या हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। तो व्हेन द टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग, फिर क्या होता है, एनर्जी हैज बीन रिलीज्ड। अच्छा, रिलीज के बेहतर वर्ड होता है डिसिपेटेड, प्रॉपर वर्ड इज डिसिपेटेड। नहीं, एक्सोथर्मिक तो हम इसको नहीं कहते हैं। इट्स नॉट अ रिएक्शन। अगर कोई चीज़ आपके पास बस पड़ी हो और उसमें टेम्परेचर इन्वायरमेंट का कम या ज़्यादा हो, तो वो ये रिएक्शंस तो नहीं हो रही ना। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक तो रिएक्शंस पे होता है। इट्स जस्ट एन ऑब्जेक्ट, या जस्ट एन एसेंस अगर आप कहें, हाँ चलो कह लें, एक्सो कह लें कि एनर्जी बाहर निकल रही है, एंडो ऊपर वाले को कह लें कि वो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक कह सकते हैं, आगे रिएक्शंस नहीं कहेंगे, फिर एक्सो और एंडो कह सकते हैं। एक्सो का मतलब ये कि हमारे पास एनर्जी बाहर हो रही है, डिसिपेट हो रही है, निकल रही है।
एंडो का मतलब है जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो इट्स अब्जॉर्बिंग एनर्जी, और जब टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो इट इज रिलीजिंग एनर्जी। समझ आ गई? इज दिस क्लियर? क्लेरो 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 क्लेरो। ये नोट कर लें सारा, फिर एक और एग्जांपल कर लेते हैं। अगेन मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, मास 5 kilograms, C is equal to 200 joules, Q was equal to 5000 joules. I want you guys to find the change in temperature. चेंज इन टेम्परेचर कितना आएगा हमारे पास? जी, चेंज इन टेम्परेचर। What is the change in temperature? Again, same formula. Q is equal to m c delta T. Q मेरे पास है 5000, m is 5, c is 200, डेल्टा t हमने फाइंड करना है। डेल्टा t के साथ 1000 आ जाएगा, इधर 5000 आएगा। सो चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू 5 डिग्री सेल्सियस। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। अब तक आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों का सारा का सारा ये क्लियर हो जाना चाहिए। हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? क्लियर हो गया सबका? नोट कर लिए सारा? क्लास में मज़ा आया गाइस आज की? सब कुछ क्लियर हो गया ना? कुछ रहता है तो बता दें, कुछ समझ ना आया हो। चले।